हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 45। मुन्ना की बातों से नाराज होकर अनूप वहां से चली गई। मुन्ना वहीं बैठा रहा और मन ही मन खुद से कहने लगा, हमने शायद माँ का दिल दुखा दिया, पर जब आप सच जानेगी तो आपका दिल भी टूट जाएगा। माँ, हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि पापा गलत हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है, पर हमने जो देखा उससे हम बस ये कह सकते हैं कि आगे जाकर जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए पापा भी जिम्मेदार होंगे। मुन्ना भैया, आप कुछ लेंगे? पास खड़े कृष्णा ने कहा तो मुन्ना की तंद्रा टूटी और उसने कहा, नहीं, आप जाइए। मुन्ना ने खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर वहां से चला गया। वह अपने कमरे में आया और आकर अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। शिवम ने उसे जो काम सौंपा था, मुन्ना उसी की जानकारी हासिल कर रहा था और इसी बीच उसके सामने कुछ ऐसी बातें आई कि उसने अपने ही पिता को इन सब कामों में शामिल पाया। ये सच था या फिर किसी की साजिश? मुन्ना बस इसी खोज में लगा हुआ था। ये बातें उसने अपने अलावा किसी और से शेयर नहीं की, वंश से भी नहीं। मुरारी और शिवम रात भर आईसीयू के बाहर बैठे रहे। अगली सुबह बाबा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बाबा को होश आ चुका था। वे आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे हुए थे। चिंता के भाव उनके चेहरे से साफ झलक रहे थे, जिन्हें शिवम आसानी से देख सकता था। शिवम बाबा के बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा और उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, बाबा। बाबा ने शिवम की आवाज सुनी तो अपनी आंखें खोली और शिवम को देखकर कहा, शिवा। हाँ बाबा, हम यही हैं। शिवम ने कहा, का हुआ, तुम डर गए थे का? अरे हमको कुछ नहीं हुआ, अभी तो हमें बहुत लंबी उम्र जीनी है, बाबा ने धीरे धीरे करके कहा। बाबा की बातें सुनकर शिवम की आंखों में नमी उभर आई और उसने कहा, हाँ बाबा, थोड़ा डर गए थे, लेकिन ये जब अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं बेटा, अब उम्र हो गई है हमारी। इस उम्र में ये सब तो होता ही रहता है। कावेरी कहीं दिखाई नहीं दे रही? बाबा ने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा, आई अभी घर पर है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आपने तो हम सबको डरा ही दिया था बाबा। खैर, अब आप ठीक हो जाएं, उसके बाद घर पर रहकर आराम कीजिएगा, शिवम ने कहा। शिवम बाबा के साथ बैठकर बातें करने लगा। कुछ देर बाद सारिका, वंश और आई चले आए। आई ने बाबा को शिवम से बात करते देखा तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। आई को देखते ही बाबा मुस्कुरा उठे और कहा, आओ कावेरी, ये सब ना तुम्हारे आम के अचार की वजह से हुआ है। रोज नाश्ते में हमें जो पराठों के साथ खिलाते आई हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई ने बाबा के पास आते हुए कहा, अरे आई, बाबा बस मजाक कर रहे हैं। वैसे भी तुम्हारा अचार तो पूरे बनारस में फेमस है आई? मुरारी ने कहा तो बाबा मुस्कुराने लगे। अब आपकी तबीयत कैसी है बाबा? सारिका ने अपने हाथ में दूध का कप पकड़े हुए पूछा। हाँ बिटिया, अब ठीक है। हम ये कह रहे थे सारिका, जो सामान पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर किया था वो आज शाम में आ जाएगा, बाबा ने दूध का कप लेते हुए कहा। बाबा, वो सब हम देख लेंगे, आप बस आराम कीजिए, सारिका ने कहा। बाबा, हम और सारिका है ना, अब तो वंश भी बड़ा हो गया है, कुछ काम वो संभाल लेगा, लेकिन अब आप आराम करेंगे। बहुत काम किया है आपने हम सब के लिए, अब बस आप अपना सारा वक्त आई के साथ बिताएंगे, शिवम ने कहा। बाबा ने कहा, लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। कुछ था उनके मन में जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। नाश्ता करने के बाद सारिका ने बाबा को दवा दी और आराम करने को कहा। आई वहीं रुक गई, बाकी सब बाहर चले आए। शिवम को चुप चुप देखकर मुरारी ने कहा, शिवम भैया, चिंता न करो, बाबा अब ठीक है। कल से आप यहीं हैं, घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक हम हैं यहाँ सबके साथ। नहीं मुरारी, तुम भी कल रात से यहीं हो। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। बाबा के पास सरू, आई और वंश रुक जाएंगे, हम घर चलते हैं, शिवम ने कहा। हाँ शिवम जी, आप चिंता मत कीजिए, बाबा के साथ हम हैं, सारिका ने कहा तो शिवम ने उसकी तरफ देखकर अपनी पलकें झपका दी और मुरारी को लेकर वहां से निकल गया। सारिका और वंश कमरे के बाहर पड़ी बेंच पर आ बैठे। वंश ने सारिका को देखा,
रोजाना चमकने वाले चेहरे पर चिंता के भाव थे। वंश ने अपना हाथ सारिका के हाथ पर रखा और कहा, माँ, सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हाँ, सब ठीक है बेटा, सारिका ने कहा, जबकि मन ही मन किसी बात को लेकर सारिका बहुत परेशान थी। बाबा ने पानी मांगा। आई ने उन्हें पानी देने के लिए जैसे ही बोतल उठाया, बोतल खाली थी। आई बोतल लेकर बाहर आई तो वंश ने कहा, आई लाइए, मैं भर लाता हूं। आई ने बोतल वंश को दे दिया और खुद सारिका के पास खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आई ने बाथरूम जाने की बात कही और वहां से चली गई। सारिका ने अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर होंठों से लगा लिया और सोच में पड़ गई। वंश पानी लेने गया हुआ था, आई वॉशरूम। सारिका सोच में डूबी थी और इस वक्त बाबा अकेले थे। 4 हट्टे कट्टे आदमी जो देखने में गुंडे जैसे लग रहे थे और उनके पीछे उनका लीडर चला आ रहा था। सारिका का ध्यान उन पर नहीं गया। वे लोग सीधा बाबा के कमरे में चले आए। उन लोगों का लीडर सीधा आकर सोफे पर बैठ गया। उसकी पर्सनैलिटी काफी अलग थी। आंखों पर काला चश्मा, हाथ में सोने की अंगूठियां, गले में सोने की चेन और होठों पर जहरीली मुस्कान। उसके इशारे पर उसका एक आदमी बाबा की तरफ आया और उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहा, चल बे बुढ़े, बहुत सो लिया, भाई मिलने आए हैं तुमसे। बाबा ने सोफे पर बैठे आदमी को देखा तो डर से कांपने लगे और कहा, महादेव के लिए यहां से चले जाओ केशर। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि वो जगह बनारस के लोगों के लिए है, हमारी नहीं है। हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। मैं तुम्हारी ना सुनने नहीं आया हूं। मुझे वो जमीन किसी भी हाल में चाहिए, वरना अंजाम तुम जानते हो। अभी सिर्फ अटैक आया है, बाद में कहीं तुम्हारा हार्ट फेल ही ना हो जाए। केसर ने गुस्से से बाबा को घूरते हुए कहा, केसर, वो जगह से हमरे शिवा का सपना जुड़ा है। उसके बदले में तुमको जो चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। बाबा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा तो केसर ने अपने आदमी से बाबा की कॉलर छोड़ने का इशारा किया। केसर उठा और बाबा के पास आकर कहा, केसर को जो चाहिए वो केसर हासिल करके ही रहता है। तेरे पास 2 हफ्ते का समय है। वो जमीन मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। तेरे बेटे को बोल शुगर फैक्ट्री की जगह कोई शॉपिंग मॉल या थिएटर बनवाए। पैसा केसर देगा। कौन है आप लोग और इस तरह अंदर कैसे चले आए? बाहर बैठी सारिका ने जब कुछ आवाजें सुनी तो अंदर आते हुए कहा, लेकिन जैसे ही केसर पलटा, उसे देखकर सारिका के चेहरे पर भी चिंता के भाव उभर आए और उसके मुंह से निकला, आप? नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? मुझे लगा था कि आप मेरी बात अच्छे से समझ जाएगी, लेकिन आप भी इनकी तरफ बेवकूफ़ी कर रही हैं। लगता है अपनी फैमिली से प्यार नहीं है आपको। केसर ने सारिका की तरफ आते हुए कहा, ए केसर, वो हमारे घर की बहू है, उसे कुछ मत करना। तुम्हें वो जमीन चाहिए ना, मिल जाएगी, लेकिन हमारे परिवार से दूर रहो तुम। बाबा ने कहा तो केसर ने अपने कदम पीछे ले लिए। सारिका यूं तो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन बाबा को ऐसी हालत में देखकर सारिका ने केसर से कहा, देखिए, इस वक्त बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। जा रहे हैं मैडम जी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते। उसके बाद ये केसर किसी पर रहम नहीं करेगा। चलो सब, कहकर केसर वहां से चला गया। कमरे के गेट से निकलते हुए केसर वंश के बगल में गुजरा, लेकिन केसर का ध्यान कहीं और था और ना ही वंश ने उस पर ध्यान दिया और आगे बढ़ गया। वंश अंदर आया और सारिका से कहा, माँ, कौन थे ये लोग? सारिका ने बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने धीरे से नाम में गर्दन हिला दी। सारिका ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, वो गलती से इस रूम में आ गए थे बेटा। ये पानी, कहकर वंश ने बोतल सारिका की तरफ बढ़ा दी। सारिका ने बाबा को पानी दिया और मन ही मन खुद से कहने लगी, अच्छा हुआ कि शिवम जी यहाँ नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। महादेव, अब आप ही हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालिए। इंदौर, मध्य प्रदेश। जब से काशी बनारस से वापस आई थी, पहले से काफी बदली बदली नजर आ रही थी। ना वह पहले की तरह खिलखिलाती, ना ही किसी से ज्यादा बातें करती। क्लास में भी वह बहुत कम दिखाई देती थी।
पिछले कुछ दिनों से गौरी ने ये सब नोटिस किया था। आज जब काशी उसे क्लास में दिखाई नहीं दी तो वह उसे ढूंढते हुए कॉलेज में चक्कर लगाने लगी। आखिर में बहुत ढूंढने के बाद गौरी को काशी लॉन में पड़ी बेंच पर बैठी दिखाई दी। गौरी काशी के पास आई और चुपचाप आकर उसके बगल में बैठ गई। काशी किसी सोच में डूबी थी, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि गौरी कब आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद जब काशी जाने के लिए पलटी तो उसने गौरी को देखा और कहा, तुम कब आई? जब तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ है काशी? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं कि तुम काफी खोई हुई सी रहती हो। सब ठीक है ना? I mean, जब से तुम बनारस से आई हो बदली बदली सी नजर आ रही हो। गौरी ने काशी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। तो काशी को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने गौरी को अपने मन की सारी बातें बता दी जो शक्ति को लेकर थी। गौरी ने बड़े ध्यान से सब सुना और कहा, तो ये बात है, हमारी काशी मैडम को किसी से प्यार हो गया है। नॉट बैड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। गौरी, प्यार है या नहीं यही तो नहीं समझ पा रहे। आखिरी बार जब हम उससे मिले थे तब हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हम कुछ कह पाते इससे पहले ही उसका किसी से झगड़ा हो गया और वो वहां से चला गया। हम समझ नहीं पा रहे हैं गौरी कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। उसे हमने पहली बार बनारस में देखा और लगा जैसे हम उससे पहले भी मिल चुके हैं। एक रिश्ता जो उसके और हमारे बीच है पर दिखाई नहीं दे रहा। हमारे मन में ढेरों सवाल है पर उनका जवाब नहीं है। काशी ने थोड़ा उदास होकर कहा, फिर तो तुम्हें बनारस जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सवालों का जवाब उसी लड़के के पास मिलेगा। जब तक तुम उसे अपने दिल की बात कह नहीं दोगी ऐसे ही परेशान रहोगी। गौरी ने सीधी सपाट बात कही तो काशी उसकी तरफ पलटी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, वही तो हमसे नहीं हो रहा गौरी। उसके सामने जाते ही हम सब भूल जाते हैं। क्या कहें क्या ना कहे कुछ समझ ही नहीं आता। होता है काशी, डोंट वरी, इस बार छुट्टियों में हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। शायद थोड़ी हिम्मत मिल जाए। वैसे ही तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट दिखते कैसे हैं? गौरी ने अपनी भवें उचकाते हुए पूछा। गौरी का ये सवाल सुनकर काशी के गाल एकदम से लाल हो गए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई और उसने खोए हुए स्वर में कहा, बिल्कुल हमारे पापा जैसे। गौरी ने सुना तो मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 45। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आखिर कौन है ये केसर और बाबा से ये क्या चाहता है? क्या शक्ति से फिर मिलेगी काशी? आखिर शुगर फैक्ट्री वाली जमीन के पीछे क्यों पड़े हैं सब? जानने के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए मैं तेरी हीर।